वैसे मजा आएगा आपको इस दफा IFRS 15 पढ़ने का, साथ साथ स्टैंडर्ड भी खुले होंगे, कोई थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी IFRS 15 की, मजे हो जाएंगे। IFRS 15 रेवेन्यूज सुना है? हाँ करने हैं तो 10-12 दिन लग जाने हमारे। ओके, टेरा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, रिजल्ट ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट। ये मोहतरम पेज है 764 साथ वाले की किताब का। बिजनेस के सेगमेंट्स आ रहे हैं, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, हीटर, कूलर एंड ओवन। मोहतरम ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है। राजा ना मैं क्या बताऊं आपको, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। इनमें से हमने क्या ढूंढने हैं? रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। क्या ढूंढने हैं? रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ओके, अच्छा चलो इधर मोहतरम जो मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर इन्फॉर्मेशन को भी मैं जरा साइड पे रख रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू है, हाँ इसका मतलब एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स हैं, एसेट्स हैं, यार लायबिलिटीज को कम से कम 10% टेस्ट में नहीं लेके आना। तो जहां तक वर्किंग वन है ना, उसमें उसका फॉर्मेट एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स। इंटर सेगमेंट सेल बाय मोबाइल टू वॉशिंग मशीन एंड बाय मोबाइल टू हीटर is 4 and 1.4 million respectively. By washing machine and by washing machine to cooler is 3 million. अच्छा, वॉशिंग मशीन ने कूलर को कितनी सेल की? 3 मिलियन। क्लियर हो गया? इसका मतलब पता है क्या है? मोबाइल में आपस की सेल पड़ी हुई है 5.4 और वॉशिंग मशीन में आपस की सेल पड़ी हुई है 3। जब टोटल में से ये वाली माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल सेल निकल आएगी। बबलिंग करने वाले भाई, टोटल में से ये इंटरनल माइनस कर देंगे तो कौन सी निकल आएगी? एक्सटर्नल। कोई नहीं, आप बबल खाते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं, इधर देखो बस। साथ टोटल में से इंटरनल माइनस कर देंगे, बाहर क्या आएगी? एक्सटर्नल। क्लियर? तो अब हम टोटल पकड़ते हैं और वर्किंग वन बनाते हैं। मैंने सोल्यूशन आपके आने से पहले बना लिया हुआ है, क्योंकि सोल्यूशन ऐसे मेरे ख्याल से कोई नोट करने की जरूरत नहीं थी। पूरा ये सवाल आपको समझ आ गया होगा घर में। 40, 11, 6, 6.4 और 5। पहले स्टेप पे ना मैं आपने घर में लिखा होगा 40, 11, 6, 6.4 और 5। पहले स्टेप में आपने वर्किंग वन में ये लिखा होगा। इस इधर आपने 5.4 और 3 लिख के इस एक्सटर्नल सेल को निकाला होगा बैलेंसिंग। ठीक है जी? फिर आपने प्रॉफिट्स उठा लिए होंगे, फिर आपने एसेट्स उठा लिए होंगे। इसके बाद आपने यहां पर और यहां पर स्टार डाला होगा और इन तीनों को गुजारा होगा 10% टेस्ट से। 10% टेस्ट से गुजारने के बाद फिर आप लोगों ने स्टार डाला होगा यहां पर और इसको गुजारा होगा 75% टेस्ट से। इसके बाद आपके जो सेगमेंट आइडेंटिफाई होंगे रिपोर्टेबल, वो होंगे मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर। हीटर और ओवन आइडेंटिफाई। अब ये तो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने टिक और ग्रीन मार्कर से शो किए हैं। अब हमने बनाना है नोट। तो मोहतरम नोट में आपने क्या करना है? नोट के अंदर जो नोट का नाम है वो कल वाले नोट्स में से देख लें। नोट का जो नाम है नहीं, सेगमेंट एनालिसिस तो वो सब नोट का नाम है ना। कल वाले नोट्स जो हैं, कल वाले नोट्स कौन से हैं? लेक्चर नंबर 55। इधर किधर आ रहा है? जी कैसे हो सकता है गाय? इट इज इम्पॉसिबल। कलम पढ़ते कहाँ? हाँ सॉरी, यहाँ नहीं है। सही कह रहे हो आप। वो किधर है? IFRS 8 किधर है? IFRS 8? ये तो नोट का नाम भाई क्या है? नोट का नाम होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। नोट का नाम क्या होता है? उसमें नोट 1 होता है सेगमेंट एनालिसिस। तो नोट का नाम लिख लें ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। नोट का नाम मैंने कल परसों नहीं लिखवाया था, ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसमें पहला सब नोट होता है सेगमेंट एनालिसिस और दूसरा सब नोट होता है रिकॉन्सिलिएशन। और ये बात नहीं है कि यहाँ पे आपने नोट खाली लिखना है, यहाँ पूरा लिखेंगे। कंपनी एक्ट्स, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, वो सारा लिखने के बाद फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और नोट 1.1 सेगमेंट एनालिसिस, नोट 1.2 रिकॉन्सिलिएशन। ओके, बहरहाल मोहतरम आप डिसीजन क्या लेंगे? हम डिसीजन लेंगे कि जब ये डिसाइड हो गया कि ये वाले तीन हमारे क्या हैं? रिपोर्टेबल, तो इन तीन का रिपोर्ट क्या करना है, ये अलग सवाल है। तो मोहतरम इन तीन का रिपोर्ट क्या करना है, उसके लिए पेपर में तो यहां नहीं लिखना, पैरा नंबर 28, 23 और पैरा 23 और 24 में एक लंबी लिस्ट दी हुई है कि रिपोर्टेबल। आगे आ जाना, इस रूम तो बिल्कुल जगह, आगे आ जाए, फर्स्ट में या फोर्थ में। पैरा 23 और 24 में डिटेल लिस्ट दी गई है
कि रिपोर्टेबल का क्या क्या रिपोर्ट करना है। तो थोड़ी सी लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, इधर देखो साथ साथ, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट लॉसेस, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, प्रॉफिट जो एसोसिएट से आ रहा है, ये कंसोलिडेशन की बातें हैं, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स, प्रॉफिट जो एसोसिएट से आ रहा है, तो ये एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है यहाँ पे। ओके, ये मेरी होगी पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, जब ये डिसाइड हो गया कि ये रिपोर्टेबल है, तो मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर के लिए जो वर्किंग वन में आपने अपनी इंटरनल वर्किंग किया वो यूजर को शो करें। तो एज इट इज ये फिगर्स हमने यहां पे उतार ली। एक नई फिगर डाली है लायबिलिटीज, ये मोबाइल का डेटा आ गया, ये वॉशिंग मशीन का, ये हीटर और ओवन 6 + 5 11 एंड सो ऑन। ये कौन से हैं? ये टोटल। लेकिन ये वाले टोटल ऑर्गेनाइजेशन के टोटल से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वाले डायग्राम जहन में लाएं। ये तो शायद बेकरी, फर्नीचर और उन चीजों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें तो हमें एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिरे से अभी है ही नहीं। तो इसलिए मोहतरम अब अगला काम हम क्या करेंगे? अगला काम हम ये करेंगे रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन में एक चीज और समाप्त करनी है। इधर क्या समाप्त किया था? इधर हमने हीटर और ओवन को डाल दिया था ऑल अदर सेगमेंट्स में। अब रिकॉन्सिलिएशन में एक और चीज समाप्त करनी है, रिपोर्टेबल को भी इकट्ठा कर देना है। परेशान होने की जरूरत नहीं, रिपोर्टेबल को यूजर को हमने 37.1 में अलग-अलग बता दिया। अब इन तीनों को भी इकट्ठा करने का टाइम आ गया। अब इन तीनों को भी इकट्ठा करें और इन तीनों को इकट्ठा करके रिपोर्टेबल में डाल दें। क्लियर? लेकिन रिपोर्टेबल में ना टोटल रेवेन्यू आता है, बस टोटल रेवेन्यू। टोटल का मतलब है इसमें से जब हम इंटरनल माइनस कर देंगे तो फिर बाहर एक्सटर्नल आ जाएगा। तो इधर सिर्फ टोटल रेवेन्यू आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं। और भी कोई चीज नोट में डालना चाहे आपकी मर्जी है। आई कैप अगर कोई 4-5 चीजें और भी कहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन बनाओ, उनकी सबकी बना दीजिएगा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन के लिए कम से कम ये 4 चीजों की मैंने आपको बताया था रिकॉन्सिलिएशन लोग बनाते हैं। और ये पैरा नंबर कौन सा था रिकॉन्सिलिएशन का? 28। ओके, नाउ अब रिकॉन्सिलिएशन जो बनानी थी वो मैंने कहा उस पर 1-2 मिनट लगा लेते हैं। रिकॉन्सिलिएशन क्या बनानी है? ये किसका रेवेन्यू है? ये रेवेन्यू है मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर का। ये किसका रेवेन्यू है? हीटर का। और लेकिन मोहतरम ये टोटल्स हैं, ये टोटल्स हैं। देखो 40, 11, 6.4 और 6 + 5। आप बता दें टोटल रेवेन्यूज ऑर्गेनाइजेशन की P&L के सेल से क्यों नहीं मैच कर रहे होंगे? क्योंकि आपस की सेल भी है। अब मैंने एक एरो कल खींचा था, मैंने कहा था इस फिगर को आपने पकड़ना है, ऐसे मैंने एरो खींचा था और इस फिगर को लेके आपने इधर आया करना है 8.4। और अल्लाह का शुक्र है सेल में और कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, ये रिकॉन्सिलिएशन बन गई। जी बोले 60, ये बैलेंसिंग आया, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल रेवेन्यू होगा। और वो देख लें 60 यहाँ आ भी रहा। ये एक वाहिद फिगर है जो रिकंसाइल होती हुई हमें नजर आ जाती है, लेकिन बाकी सारी फिगर्स हमें नजर नहीं आती। नेक्स्ट, इसके साथ भी छेड़खानी की आपने। अच्छा आगे चलें, कितने हैं वो भाई? अच्छा नेक्स्ट, प्रॉफिट्स। इससे पहले कि मैं आगे चलूं सवाल को पढ़ लेते हैं। इंटर सेगमेंट सेल बाय बला 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 टू बला 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 इज बला बला बला। मोबाइल वाले सेल करते हैं 9% मार्जिन पे और वॉशिंग मशीन वाले सेल करते हैं 15% मार्जिन पे। मार्जिन का मतलब होता है 100 पे परसेंटेज लग रही है, तो इसलिए मोबाइल वालों की सेल पकड़ते हैं। जैसे मेरे पास जहां जगह खुला खुला जरा कर लेता हूं, मोबाइल वालों की सेल पकड़े जी, कितनी है? 5 यहां से भी अवेलेबल 5.4। 5.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस ये 3 भी आ रही है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, इनका टोटल 0.936। अगर सेल में से आपस की सेल माइनस कर दी है, सबर कर दें, तो प्रॉफिट्स में से आपस का प्रॉफिट भी माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है जी। इस मैंने आपको कहा था इस सेल का प्रॉफिट याद से ना माइनस क्या करना है, 0.93। और यार ये 2 एडजस्टमेंट सिर्फ होती हैं जो इस कॉलम में आनी है। अब ना इधर और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आ सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अजीब सी चीज बनेगी पीछे कोई। तो बस एलिमिनेशन की 2 एडजस्टमेंट्स हैं, आपस की सेल कैंसिल करना और आपस की सेल का प्रॉफिट कैंसिल करना। अब सवाल में आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग खर्चे
एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू इतने इतने एंड इतने हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, यानी इस डाटा में वो नहीं है। तो आप बता दें क्या हैं तो सही ना ऑर्गेनाइजेशन के, तो लिस्ट प्रोबेबली हेड ऑफिस के होंगे, खर्चे भी हेड ऑफिस के होंगे, एसेट्स भी हेड ऑफिस के होंगे, लायबिलिटीज भी, अगर गवर्नमेंट वाले डायग्राम ज़हन में है। यार खर्चों को कहाँ एडजस्ट करूं प्रॉफिट्स में, आज खर्चे तो गिवन नहीं है अलग से, तो खर्चों को सिर्फ कहाँ माइनस करूं, और एसेट्स को एसेट्स में डालूं, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में डालूं, तो खर्चों को प्रॉफिट्स में से माइनस करें, -1, एसेट्स को एसेट्स में डालें 0.2, और व्हाटएवर द टोटल में भी, ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन के P&L से टैली कर जाएगा और बैलेंस शीट के फिगर से। इसके क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टोटल टेरा इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल से ये टैली करा होगा। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ सकते हैं अगर गिवन हो, बिला वजह निकालने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल ना दे तो। ऑपरेटिंग का एक्सपेंसेस का बिला वजह कॉलम डालने की जरूरत नहीं कि प्रॉफिट और सेल का डिफरेंस लेके ऑपरेटिंग खर्चे निकाल रहे हो, खुद बिला वजह खर्चे निकालने की जरूरत नहीं, अगर वो दे नहीं रहा सवाल में, बिला वजह सवाल को उठाने की जरूरत नहीं। कल तो गिवन थे ना ऑपरेटिंग खर्चे, कितने लोगों ने किया था ये सवाल भाई? ओके, अच्छा एक सवाल दिया जाए तो आप कराते हैं। यस, नहीं, बाकी चीजें अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी मोहतरम इधर आए भाई, अब आगे आ जाओ। पहले था डिटरमिन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग, इसका मतलब था हमने वर्किंग 1 करनी है, वर्किंग 2 करनी है और वर्किंग 3 करनी है। वर्किंग 3 होते हैं 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट, इसका मतलब ये था। और इसके बाद रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करने हैं और शो हाउ दीज विल बी रिपोर्टेड एंड नेसेसरी रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन ना भी मांगे तो नोट में इंप्लाइड होगी हमेशा, तो डिस्क्लोजर बनाना था, इसलिए हमने नोट 30.1 सेगमेंट एनालिसिस और नोट 30.2 रिकॉन्सिलिएशन के नाम से बना लिया। एक बात यहाँ कर रहा हूँ मैं भाई, आगे आ जाओ यार, थोड़ा सा ना आप लोग एक बंदे की जगह बना दो, इन दोनों तीनों रोज में एक एक बंदे की जगह बना दो, थोड़ा वेट करो। अच्छा यार एक बात, अब मैं बात तो भी कुछ और करना चाह रहा था और जाना भी कहीं और चाह रहा था, लेकिन एक बात अगर मैं आपसे कर दूं तो हो जाएगा, तो उसको आपने बड़ा तसल्ली से सुनना है। बात बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसी ना जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई अजीब सी चीज बंदे को नजर आ जाए तो आपको फील ना हो वो अजीब सी है, आपको नेचुरल सी महसूस हो। अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो आईकैप ने जो अपनी बुक पे पैटर्न फॉलो किया ना, ऑलमोस्ट उस पैटर्न पे मैंने आपको सोल्यूशन कराया है। लेकिन अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो दो नोट नहीं बना रही, वो सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन और सेगमेंट एनालिसिस साथ ही कर देते हैं। वो लोग फिर क्या कर रहे हैं सुन लें, वो लोग इधर रिपोर्टेबल के 3 कॉलम डालते हैं, बस बताओ, वो रिपोर्टेबल के 3 कॉलम डाल देते हैं, एक ये वाला अलग से 40 वाला, एक 11 वाला और 6 पॉइंट। जरा विजुअलाइज करें, आपके लिए तो शायद पेपर में हैंडल करना मुश्किल हो जाए, इतना बड़ा सफा और सब कुछ मुश्किल होगा। जाओ रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा चलो, अच्छा भाई इधर अटेंटिव हो जाएं, और अगली बात आपने गौर से सुननी है। मैं एक बात कर रहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसा करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस ना, ये देखें ना, फिर जरूरत आपको महसूस नहीं होगी, वो क्या करती हैं, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर 34.6, 8 और 6.4, ये 11 तो वैसे ही इधर जाने ना, 11 तो वैसे ही इधर जाने, तो अगर ये मैं 3 इधर ले जाऊं, 1 2 3, तो ये टोटल तो उधर जा भी नहीं रहा, शायद किसी ने घर में गौर नहीं किया, ये वाला टोटल तो उधर जाता भी नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल, वॉशिंग मशीन, कूलर को मैं कहता हूं रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल इधर चले जाते हैं, ये एज इट इज इधर चला जाता है, और ये रिकॉन्साइलिंग आइटम होते हैं, और ये उसके बाद टोटल फिगर आ जाती है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बोलें क्या कर रही हैं, सेगमेंट एनालिसिस नहीं बना रही, बल्कि सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन इकट्ठा ही बना रही हैं। जब इकट्ठा ही बना रही हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और कूलर इधर लिखने की बजाय इधर, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नोट दिखाने लगा हूं जिसने ये दोनों काम इकट्ठे ही किए हुए हैं, फिर उसने रिकॉन्सिलिएशंस भी काफी सारी बनाई हुई हैं, फिर जब वो लाए तो वो रिकॉन्सिलिएशंस भी काफी सारी बनाई नहीं, पैकेजेस मॉल नहीं है, ये पैकेजेस अलग है। अच्छा हाँ, तो आ जाके ओए होए तैयार बैठा था ये तो, नहीं क्या मतलब, लैपटॉप कैसे रख दूं, अच्छा क्या रोटेट कर दें, अच्छा क्लास को रोटेट कर दें। इसका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने, नाम किधर रखा हुआ है, पीछे से पेपर डाला हुआ नाम है, बड़े तेज है, नाम पीछे से पेपर डाला है। नोट का नाम इन्होंने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन नाम रख लें, और हल्की फुल्की ना इन्फो भी देनी होती है,
कि हम हमारे ये 4-5 सेगमेंट्स हैं और इनकी नेचर ये है। ये मैंने नहीं दी वैसे, लेकिन ये देनी होती है अगर, लेकिन मैंने शायद इसलिए नहीं दी कि सोडा और फार्मा लिखा हुआ था, आगे उसकी डिटेल पेपर में नहीं हमें दी हुई थी। अगर कोई डिटेल दी होती तो शायद हम फिर ये लिख देते कि सोडा में ये वाला सोडा बन रहा है और फार्मा में ये वाली दवाइयाँ बन रही हैं। तो ये हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन पढ़ाई थी आपको। उसके बाद ये देख लें उसी तरह टोटल रेवेन्यू, आपस का रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल। परसेंटेज पता नहीं इसने क्यों दिया है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन, सेगमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपकी मर्जी होती है कि बिफोर टैक्स करें या आफ्टर टैक्स करें। सर क्या मतलब, स्टैंडर्ड में मर्जी चलेगी? असल में ये स्टैंडर्ड एक आइडियोलॉजी पे बेस करता है। एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, वो आपसे सुन लें। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन लेते हुए सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है बिफोर टैक्स, तो आप बिफोर टैक्स बना दें। आप ये जो रिकॉन्सिलिएशन आ रही हैं बस पीबीटी तक महदूद रखें। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या करता है, आपसे सेगमेंट्स के डिसीजन लेते हुए टैक्स भी मांगता है और पैट भी मांगता है, तो फिर आप पैट तक चले जाएं। वो इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ज्यादा जज्बाती होगा। कल कलाम को किसी कंपनी में आप देखेंगे खाली पीबीटी इधर आ रहा होगा, उसके आगे नहीं बना होगा, तो ये ना कहिएगा इस नोट के अंदर एरर है। उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेने पड़ते हैं मोबाइल के, वॉशिंग मशीन के, वो डिसीजन सिर्फ पीबीटी की बेस पे लेता होगा, आगे नहीं जाता होगा। तो ये स्टैंडर्ड ना बहुत थोड़ा सा रूम देता है कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जैसे चलना चाह रहे हैं ना वैसे चलो, आगे चलें। परसेंटेज पता नहीं क्यों दे रहे, छोड़ें। सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट लायबिलिटीज, क्लियर? ओके। और मोहतरम अब जरा वो वाला फॉर्मेट सोचें जो मैंने बताया है। इधर देखा कर दूं। अच्छा, वो वाला फॉर्मेट सोचें। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं आएंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के नाम आएंगे, क्योंकि इसने एक ही सफे पे सब कुछ बनाया हुआ है, बल्कि कंपैरेटिव्स भी इसने साथ बनाए हुए हैं। तो अब नाम पढ़ते हैं। पैकेजिंग, ये रिपोर्टेबल होगा ना। आगे इधर से जहन में आ रहा है, टोटल सेल आ रही है। टोटल सेल किसका? पैकेजिंग का। आगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आगे इंक का। आगे रियल एस्टेट का। और आगे पेपर एंड या अनएलोकेटेड होंगे, कोई रिकंसाइलिंग आइटम होंगे, या हेड ऑफिस की सेल वगैरह तो नहीं होगी, कुछ भी होगा, हो सकता है कोई अदर सेगमेंट्स हो, कुछ भी हो। और ये आप बता दें क्या इसने सारा का सारा काम एक ही सफे पे नहीं कर दिया? तो इसने सबसे पहले रिपोर्टेबल बनाए, शायद जो अदर देन रिपोर्टेबल है वो इधर डाल दिए, और इन द एंड टोटल आ गया। अब आप कह रहे होंगे रिकंसाइलिंग आइटम इसने नहीं डाले हुए, तो मोहतरम रिकंसाइलिंग आइटम में कई दफा अनएलोकेटेड से मुराद ये भी हो जाता है हेड ऑफिस के एसेट आपने कहीं शो नहीं किए थे, तो यहां अनएलोकेटेड में डाल दिए। तो उसने अनएलोकेटेड का लफ्ज शायद इसके लिए यूज कर लिया है। हो सकता है आपस की सेल इनकी हो ही ना रही हो ना, तो हो सकता है आपस की सेल इनकी हो ही ना रही हो, क्लियर? और हो सकता है इनके अदर देन रिपोर्टेबल भी ना हो सेगमेंट। क्या इंटरनल से चलो आ रही है, इंटरनल से आ रही है, फिर अनएलोकेटेड के अंदर उसको एडजस्ट करने की कोशिश की होगी। देख लेते हैं कहां सेल माइनस हो रही है। ये टोटल सेल आ रही है, और इधर देखो टोटल रेवेन्यू, आपस की सेल और एक्सटर्नल सेल, और इन द एंड ये एक्सटर्नल सेल इसकी 60.9 आ रही है। ये आपस की सेल है, ये माइनस हुई हुई है, ठीक है? तो ये आपस की सेल माइनस हुई हुई है, तो इट्स ओवर। इसमें समझे ना, उसने चीजें इकट्ठी करके की हैं, इस वजह से शायद उसको एक्सटर्नल सेल वैसे ही उसने यूजर को दे दी है माइनस किए बगैर। असल में देखो यूजर को वैसे ही एक्सटर्नल सेल नजर आ रही है। ये तो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, हम इस पैटर्न की वजह से अपने आप को कंफ्यूज क्यों करें, और इस पैटर्न को मैं क्यों साबित करूं? लीव इट। बहरहाल मैं कुछ और बात आपसे करना चाह रहा था। मैं क्या बात आपसे करना चाह रहा था, मैं इंटरनल सेल नजर आ रही है इनकी, और एक्सटर्नल भी नजर आ रही है, और एक्सटर्नल पी एंड सेल टैली भी कर रही है, तो बस इनके सारे मकसद अचीव हो रहे हैं। जैसे मर्जी इन्होंने मकसद अचीव किया, वो छोड़ो, इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा था, उधर निकल के हम किसी और बात की तरफ निकल गए। मैं ये कहना चाह रहा था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, बोले रिपोर्टेबल के नीचे टोटल नहीं कर रही, बल्कि रिपोर्टेबल की भी 3 शाखें बना रही हैं, और फिर वो उनको सफा ऐसे नहीं फिर ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो बेहतर है 2 स्टेप्स में चलें जी। फिर भी कैंसिल करेंगे, ओके। अच्छा जी, आज के नोट्स निकालें। नोट लेक्चर नंबर 56। ये नोट्स है ना, अनलकीली किताब में नहीं है, ये अनलकीली किताब में नहीं है। अच्छा जी, आज हम कुछ और पढ़ने लगे हैं। कल जाते जाते रिवीजन कराई थी इसकी, लेकिन कल जाते जाते आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं था स्टैंडर्ड से। बोले एक लफ्ज, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। क्या? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, यानी एंटिटी लेवल पे आपने डिस्क्लोजर देनी है। एंटिटी लेवल पे डिस्क्लोजर, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 है स्टैंडर्ड का, पैरा 22, 32, पैरा 33 और पैरा 34। अच्छा, एक काम स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट करता है मुझे कर दो, इस ऑर्गेनाइजेशन को वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस ऑर्गेनाइजेशन को वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? स्टैंडर्ड की एक रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल बता दो। मुझे क्या बता दो? ये लोग तो प्रोडक्ट वाइज, हाँ इन दोनों की इकट्ठी करके बता दी, वो छोड़े, प्रोडक्ट वाइज सेल मुझे बता दो। स्टैंडर्ड ये चाहता है, पहली चीज स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोडक्ट वाइज सेल। इन लोगों को प्रोडक्ट वाइज सेल का अलग से कोई डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। इन लोगों को पैरा 32 फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पैरा 32 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी पैरा 23-24 की रोशनी में हमने प्रोडक्ट वाइज सेल दे दी है, तो इन लोगों को पैरा 32 फॉलो। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट वाइज सेल इसने ना दी होती और इसने सेगमेंट्स बनाए होते, चाइना, अफगानिस्तान, हॉलैंड, इस तरह इसने बनाए होते, तो फिर क्या इनकी ये प्रोडक्ट वाइज सेल होती या रीजन वाइज? तो फिर इनको कोई मसला नहीं। आप अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ने इसमें कोई मस्त नहीं किया हुआ। कुछ लोगों का दिल होता है प्रोडक्ट वाइज बना ले, कुछ लोगों का दिल होता है रीजन वाइज बना ले। आप पहले वाले प्रोडक्ट वाइज भी बना सकते हैं, रीजन वाइज भी बना सकते हैं, पहले वालों की मर्जी है। स्टैंडर्ड कहते हैं आपका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या कहता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ये पूछता है कि पाकिस्तान में कितना प्रॉफिट आया, अफगानिस्तान में कितना प्रॉफिट आया, चाइना में, या ये पूछता है कि एसी बेच के कितना प्रॉफिट आया, टीवी बेच के कितना प्रॉफिट आया, फलां चीज बेच के कितना प्रॉफिट आया। तो स्टैंडर्ड ने आप पे छोड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है, ज्योग्राफिकल बेस पे बनाओ, आपकी मर्जी है। बल्कि एक सवाल हमने किया था चाइना वगैरह का लिख के भी, ये पहली बात समझ आ गई कि सेल का ब्रेकअप कंट्री वाइज भी हो सकता है और सेल का ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सेल का ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज शो कर रही है सेगमेंट एनालिसिस में, क्या उसको पैरा 32 जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसकी रोशनी में प्रोडक्ट वाइज बताना अब जरूरी है या ऑलरेडी प्रोडक्ट वाइज बता दिया है? बता दिया। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना, इंडिया और उस तरह कर रही होती है अलग अलग चीजों को, तो फिर कहीं अदर इंफॉर्मेशन में जाके कोई नोट नंबर 37.3 हमारा बनना था जिसमें हम प्रोडक्ट वाइज बता रहे होते कि इस चीज की इतनी सेल है। ओके, पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। ये कौन से डिस्क्लोजर्स हैं? एंटिटी वाइड। क्या डिस्क्लोजर्स हैं? एंटिटी वाइड, ओवरऑल एंटिटी लेवल पे। दूसरा पैरा 33। ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता नहीं चल रहा पाकिस्तान की सेल कितनी है और फॉरेन सेल कितनी है। और एक चीज स्टैंडर्ड की और रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में कितने नॉन करंट एसेट्स पड़े हुए हैं और बाहर के मुल्क में कितने नॉन करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये चीजें, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ना याद रही तो फिर पैरा 33 खोल लीजिएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कुछ आपने देनी है, क्या? बाहर के मुल्क की कितनी सेल की, और वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेगी क्योंकि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मुल्क की सेल शो नहीं कर रही। तो आपने एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट्स बताने हैं फॉर कंट्री ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल ये नहीं कि जिस कंट्री में आपने एससीसीपी में जाके अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है। कंट्री ऑफ डोमिसाइल मींस लोकल, जहां पे आपके हेड ऑफिस है। तो कंट्री ऑफ डोमिसाइल यानी जहां पे आपका हेड ऑफिस है, एंड ऑल, या स्टैंडर्ड कहते हैं ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल। फॉरेन कंट्रीज का ब्रेकअप जरूरी नहीं, लेकिन छोटा सा स्टार डाल के लिख लें। अब जो ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे हम कहाँ स्टार डाल के लिखें, तो उनके लिए ये है कि मैं किताब से भी ये दिखाता हूँ, तो किताब से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। आप लोग छोटा सा स्टार डाल के लिख लें। अगर फॉरेन कंट्रीज मटीरियल है ना, तो कंट्री वाइज ब्रेकअप दे दें, वो आपकी मर्जी है। एक बार याद रखें, डिस्क्लोजर में ज्यादा चीज देने से कोई हर्ज नहीं होता। अगर फॉरेन कंट्रीज की सेल मटीरियल है या नॉन करंट एसेट, अगर फॉरेन कंट्रीज का डेटा मटीरियल है तो कंट्री वाइज दे दें। खैर, ओके क्लियर। अच्छा जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में बता दें। आप फर्ज करें इस ऑर्गेनाइजेशन के मैं डिस्क्लोजर बना आया हूं और आपके सामने बना भी आया हूं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर बिल्कुल एक नया पैरा है, यानी मैं स्टैंडर्ड पढ़ा था, मैंने स्टैंडर्ड में पैरा 23 फॉलो किया, मैंने स्टैंडर्ड में पैरा 24 फॉलो किया, मैंने स्टैंडर्ड में पैरा 28 फॉलो किया। चलते चलते स्टैंडर्ड में, आप समझ रहे होंगे बात, चलते चलते स्टैंडर्ड में पैरा 32 आया। पैरा 32 कहता है, इसे कहते हैं, जब आप सीए ऑडिट कर रहे होंगे ना, इसे कहते हैं डिस्क्लोजर चेकलिस्ट। यानी डिस्क्लोजर की एक लिस्ट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फॉर्म, और चेक करती है कौन कौन से डिस्क्लोजर हमने बना दिए हैं। अच्छा, जब पैरा 32 हमने पढ़ा था, हमने कहा प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल चाहिए, हमने कहा वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस डिस्क्लोजर की शायद हमें जरूरत। फिर अगली इंफॉर्मेशन हमने देखी, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में जितनी एक्सटर्नल सेल है वो बताओ, और जितने नॉन करंट एसेट्स एज ऑन पड़े हुए हैं वो बताओ। एज ऑन, एडिशंस नहीं, नॉन करंट एसेट्स एज ऑन, जितने नॉन करंट एसेट एज ऑन पड़े हुए हैं वो बताओ। अब आपने कहा यार मैं ये कैसे बताऊं? ये इंफॉर्मेशन यहां से अवेलेबल, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल का एक और ब्रेकअप देना। एक्सटर्नल सेल का होता है 60 में से इतनी सेल बाहर के मुल्कों में और इतनी सेल पाकिस्तान में। और नॉन करंट एसेट्स, ये एसेट्स सारे होते हैं, डेटर, कैश, बैंक, नॉन करंट एसेट्स ऑर्गेनाइजेशंस के देखेंगे, उनमें से कितने पाकिस्तान में पड़ा हुआ प्लांट मशीनरी और कितनी बाहर के मुल्क में पड़ी है। और आखिरी डिस्क्लोजर जाते जाते आया था, जिसको आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था, किसी को याद हो?
रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, याद आ रहा होगा, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर तो यहां से पॉसिबल ही नहीं है पता चलाना कि मेजर कस्टमर हमारा कौन सा है। मेजर कस्टमर का क्या मतलब है, 34.6 में से हो सकता है आपने अच्छे खासे मोबाइल जो है वो राइस के एम्प्लॉइज को बेचे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे खासे मोबाइल राइस के एम्प्लॉइज को बेचे और राइस वालों का इनसे मुआहदा हुआ हो कि एम्प्लॉइज के लिए हम आपसे मोबाइल खरीदा करेंगे, तो ये कस्टमर तो पता ही नहीं चल रहे। तो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, पीएसओ के लिए डेवो वाले मेजर कस्टमर बन सकते हैं अगर डेवो वाले पीएसओ से ऊपर के लेवल पे मुआहदा कर ले कि हमारी सारी बसेस आपसे पेट्रोल डलवाया करेंगी। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, इफ रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर इज इक्वल टू और एक्सीड 10% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी। हाँ, एक्सटर्नल रेवेन्यू आपको यहां से पता चल जाएगा 60 सिर्फ 10%। अगर किसी एक कस्टमर को 6 मिलियन की सेल कर रहे हो ना, तो वो आपने बताना है। इसमें आप तीन बातें हैं। एक कस्टमर को अगर आप 6 मिलियन की सेल कर रहे हो तो आपने बताना है, वो क्या क्या बताना है, ये जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1 कि एक मेरा कस्टमर है जिसको मैं 7 मिलियन की सेल कर रहा हूं, ये बताना है आपने, 6 से ज्यादा ना या 6 भी। एक मेरा कस्टमर है जिसको मैं 7 मिलियन की सेल कर रहा हूं, एक ये बताना है यूजर्स को। दूसरी बात, नाम उसका नहीं बताना, ये कॉन्फिडेंशियल रखें, नाम नहीं बताना उसका। और तीसरी बात ये बतानी है उसको मैं किस सेगमेंट में से चीजें बेच रहा हूं, लेकिन उस सेगमेंट की सेल का ब्रेकअप नहीं देने बैठ जाना। बस कहने मैंने 7 मिलियन की चीजें, मोबाइल्स और वॉशिंग मशीन फलां को बेची, फलां का नाम भी नहीं लिखना और ये भी नहीं लिखना कितने मोबाइल बेचे, कितनी वॉशिंग मशीन बेची, बस मोटी मोटी इंफॉर्मेशन ऊपर से देनी है। ₹7 मिलियन सेल इज मेड टू अ सिंगल कस्टमर, 7 मिलियन की सेल सिंगल कस्टमर को की है फ्रॉम वॉशिंग मशीन एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सेगमेंट। बस इतनी सी बात बता देंगे, डिस्क्लोजर इज एनफ। और अगर 7 मिलियन के अलावा किसी और कस्टमर को 8 मिलियन की किया तो यही लाइन कॉपी पेस्ट करके ₹8 मिलियन सेल आर मेड टू अनदर कस्टमर, उसका नाम नहीं था ना, टू अनदर कस्टमर एंड वी हैव सोल्ड हिम वॉशिंग मशीन्स एंड कूलर्स, उसको वॉशिंग मशीन और कूलर बेचे हैं। तो अगर कोई 2-3 आपके ऐसे मेजर कस्टमर हैं तो उनके बारे में बता दें। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल मैं डिस्क्लोजर पढ़ा था, उन्होंने नीचे लिखा हुआ था हमारे बिजनेस की नेचर ही ऐसी नहीं है कि हमारा मेजर कस्टमर हो। एक और क्या करना, बंद करवाने, ये बंद कर दें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ था हमारे बिजनेस की, वो भी बंद करना, ये वाला बंद करना, वो करे वो वाला बंद करना। चलो यार मैं कुर्बानी देता हूँ, ये चलता रहने दो, ये दोनों बंद कर दो। अच्छा वापस आ जाए पाकिस्तान, इधर आए आप मोहतरम। मैंने क्या कहा है, 3 बातें। नंबर 1, मेजर कस्टमर कौन होते हैं, एक्सटर्नल सेल का 10 या उससे ज्यादा उसे बेच रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका नाम बताना जरूरी, बल्कि ना ही बताएं बेहतर है, उसका नाम नहीं बताना। नंबर 3, एक चीज बतानी है, किस किस सेगमेंट में से उसको चीजें बेच रहे हैं। रिलायंस ऑन, ये क्या मतलब है रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, हम रिलाई कर रहे हैं उस बंदे के ऊपर, अगर वो चला गया तो हम फारग हो जाएंगे। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, इफ रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर इज इक्वल टू और एक्सीड 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच कस्टमर। हर कस्टमर से अलग अलग बता दें कि टोटल हमारी सेल कितनी है, 60। उसमें बता दें कस्टमर नंबर 1 को 6 मिलियन की सेल हो रही है, कस्टमर नंबर 2 को 7 की और कस्टमर नंबर 3 को 8 की, और 3 हमारे कस्टमर है जो मेजर है। ईच कस्टमर के बारे में बताने, कस्टमर आइडेंटिटी, ये क्या मतलब है, सेगमेंट्स रिपोर्टिंग दोज रेवेन्यू, इनको कहां से सेल हो रही है, इनको कहां से सेल हो रही है। अब मेरे ख्याल से ना 32-33 क्या कह रहे हो, 32-33-34 में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं 32-33-34 में जाए बगैर वो ना स्टैंडर्ड खोल लेते हैं, यानी कि किताब में जाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड से पढ़ लेते हैं जरा 32-33-34। कोई इसमें आपको नई चीज नजर आई तो वो मुझे बता दीजिएगा, किधर है यार 32-33-34। 32-33-34 से ऊपर भी एक पैरा है 31, हेडिंग क्या है इसकी, 32 नहीं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। इसमें एक पैरा क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्लियर, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबर मैं इन दोनों को बराबर ले आऊं, कौन से आज के नोट्स हैं, 56। अब साथ साथ चलेगा। IFRS 8 किधर है, अच्छा एक ये नोट्स हैं हमारे और दूसरा ये है, सॉरी गुड है, हो गया जबरदस्त। चलें जी, सबसे पहला क्या डिस्क्लोजर है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड एंटिटी शैल रिपोर्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। बस इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको।
अगली बात, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, पैरा नंबर 33। इसमें सिर्फ आपने दो चीजें बतानी है, एक्सटर्नल कस्टमर्स, जो आपके रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, जो आपके एक्सटर्नल कस्टमर कंट्री ऑफ डोमिसाइल में है और जो आपके फॉरेन कंट्रीज में है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अदर देन डेफर्ड टैक्स, अदर देन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको समझ नहीं आएगा, राइट्स राइजिंग अंडर इंश्योरेंस भी आपको समझ नहीं आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको समझ नहीं आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट आपको पता है। अदर देन, बाहर के मुल्क में डेफर्ड टैक्स एसेट कितने हैं वो बताने की जरूरत नहीं। नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन एंटिटीज कंट्रीज ऑफ डोमिसाइल and located in all foreign countries in total in which the entity holds assets. Clear? Okay. Next. इसके बाद information about, इसको जरा मैं पढ़ूंगा। Entity shall provide information about extent of its reliance on its if revenue from transaction with a single external customer is 10% or more. Internal क्यों खैर है, 10% or more of entities The entity shall disclose that fact. पहले तो ये बताएगी कि मेरा ऐसा कस्टमर है, पहले तो ये बताओ, फिर the total amount of revenue from each such customer, हर कस्टमर से रेवेन्यू बताओ आपको कितना आ रहा है, and the identity of segment identity बतानी है आपने जिससे उसका रेवेन्यू कमा रहे हैं। The entity need not disclose the identity of, उसका नाम नहीं बताना, और the amounts of revenue that each segment from that customer, और ये भी नहीं बताना कि उसको वॉशिंग मशीन कितनी बेच रहे हो, उसको मोबाइल कितने बेच रहे हो, अलग अलग बताने की जरूरत आगे इरेलेवेंट है, आगे बातें समझ नहीं आएंगी। तो ये दो तीन बातें थी, मेरे ख्याल से कोई एडिशनल बात शायद आपको पता नहीं चली यहाँ से, तो बातें ऑलमोस्ट वही हैं जो यहाँ पे हमारी कवर हो गई हैं। ठीक है, तो अगर कभी मसला हुआ स्टैंडर्ड खोल के आप देख सकते हैं, पैरा 32, 33 और 34। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इस सवाल को वो जो गोहर वाला सवाल था ना उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और गोहर वाले सवाल में इसके डिस्क्लोजर बना लेते हैं। गोहर वाले सवाल की तरफ मैं आने लगा हूँ। गोहर वाला सवाल कौन सा था यार? एक काम कर लो छोटा सा यार, एक काम कर लो जो ऑनलाइन वाले हैं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स पेज 429 पे दिए हुए हैं, पैरा 32, 33 और 34। लेकिन ऑब्वियसली देखिए स्टैंडर्ड में तो इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए, हमने स्टैंडर्ड से पढ़े हैं, तो यहाँ लिख लें घर में, रेफर स्टैंडर्ड्स। रेफर स्टैंडर्ड्स यदि काम करते हैं इसमें ना, मैं काम कर देता हूँ आपको अलग अगर मुझे याद रह जाए। आज ना ये मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स लेता हूँ सॉफ्ट में, और सॉफ्ट में ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स लेके उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ताकि घर में अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड पढ़े हों तो आपको पता चल जाए कि इससे आगे पैरा 34 पढ़ना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा ऊपर से लेके शुरू से एंड तक, तो रात तक मैं कोशिश करूंगा 11-12 बजे तक उस पर वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, तो फिर आप इसको देखते रहिएगा। और पूरे पैरा फिर आपको पढ़ने की ऑब्वियसली जरूरत है नहीं, पेपर में कोई जरूरत नहीं। ओके, ये IFRS 8 के लिए फिलहाल ये काम कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला काम बता दें हमने क्या करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर ये जो बुक के अंदर पैराज है ना, बस आपको एक चक्कर मारने के लिए पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बुक में से आपको कोई चीज़ें फिर पढ़नी नहीं पड़ेंगी, बुक में से चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। तो ये मैंने कहाँ से कवर कर ली है जी? स्टैंडर्ड से, इसलिए मुझे यहाँ से ये नज़र मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ समरी टाइप एक दी हुई है, लेकिन समरी तो आपको मैंने डिसीजन ट्री में भी दे दिया आज के नोट्स में, तो हमने यहाँ लिख लिया लेक्चर 56 में समरी दी हुई है इसकी किताब पे, पेज 429। क्लियर? डन ओवर। आगे चलें जी। अच्छा मोहतरम, और एक पैरा रिकॉन्सिलिएशन का भी था ना, वो कल था, पैरा 28 रेवेन्यूज प्रॉफिट्स एसेट्स लाइबिलिटीज, इनके आपने रिकॉन्सिलिएशंस बनानी है, और देख लें रिकॉन्सिलिएशन जो बनी हुई है व्हाइट बोर्ड पे 4-5 चीज़ों की। अच्छा, मैं आपको चाह रहा था कि इसका मैं सवाल कराऊँ आपको, तो इसका सवाल यार क्वेश्चन बैंक का ना इधर ही सारा लिखता जाए ना, इसका सवाल बनेगा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2 निकालें जी। अलग अलग क्वेश्चन 2 ही हो, नहीं 1 नहीं है, 1 के नीचे 2 डला हुआ है। पेज नंबर, अब हम कौन से डिस्क्लोजर बनाने लगे जी आज? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, जिसमें पहला डिस्क्लोजर तो शायद गोहर वाले सवाल में ना बनाना पड़े क्योंकि प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा डिस्क्लोजर बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सेल कितनी है और बाहर के मुल्क में सेल कितनी है, और पाकिस्तान में नॉन करंट एसेट कितने हैं और बाहर के मुल्क में नॉन करंट एसेट कितने हैं। और तीसरा डिस्क्लोजर भी बनाना पड़ेगा एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर जी। पेज 443 continuing from question 1, assume following further information is available. 1000 million of external sale of Gohar is to England and remaining is in Pakistan. 700 मिलियन, अच्छा इसको छोड़ें पहले मोहतरम, ये कौन सा वाला डिस्क्लोजर बनवाना चाह रहे हैं जो हमने पैरा 32 में पढ़ा है, 33 में पढ़ा है या 34 में पढ़ा है? 33 वाला। 1000 मिलियन ऑफ एक्सटर्नल सेल इज इतने। वैसे सवाल अगर अच्छा होता ना
तो इंग्लैंड के नॉन करंट एसेट्स भी बताता। ये बात ना छोटी छोटी लिखते रहा करें, याद रह जाती है। नॉन करंट एसेट काश बताता, लेकिन नहीं बताया उसने, तो फिर हम क्या करें, नहीं होंगे बाहर के मुल्क में। तो बताएं जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में एक डिस्क्लोजर क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में क्या चीजें बतानी होती है, सिर्फ दो चीजें, पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेल और फॉरेन कंट्री के एक्सटर्नल सेल, पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट्स और बाहर के नॉन करंट एसेट्स। अच्छा यार मुझे ये बताएं, इसके सोल्यूशन में मैं आ रहा हूं, इसका सोल्यूशन है पेज 445 पे, इधर देखें सारे ऊपर। यार मुझे पता चले 2694 में पाकिस्तान की सेल कितनी है और फॉरेन कंट्री की, नहीं सर इस तरह तो बनाया नहीं था डिस्क्लोजर, ना पाकिस्तान की सेल पता चल रही है ना फॉरेन कंट्री की सेल पता चल रही है, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स भी पता नहीं चल रहे, उसका तो डाटा ही नहीं दिया हुआ मजबूरन हमें। तो मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, इधर आओ, इधर आओ, नहीं रिलैक्स, कोई मसला नहीं यार। वो देखो इधर मोहतरम, ये गोहर लिमिटेड की ना सेल दी हुई थी प्रोडक्ट वाइज, तो हमने पैरा नंबर 23, 24 और 28 लगा लिया था इस सवाल पे, ठीक है जी, रिलैक्स हो, कोई मसला नहीं, सवाल पूछा करो बस। पैरा नंबर 23 और 24 पेज 446 पे ये हमने बना लिया था प्रोडक्ट वाइज, और इसमें फिर एक्सटर्नल सेल और वो, और पैरा नंबर 28 की रोशनी में हमने क्या बना ली थी, रिकॉन्सिलेशन। अब स्टैंडर्ड पढ़ते पढ़ते ना ऐसी पैरा 32 में हमारी नजर पड़ी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, उसमें एक डिस्क्लोजर लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट वाइज सेल दें, हमने कहा वो तो हमने पहले बताई हुई है प्रोडक्ट वाइज सेल। अगले डिस्क्लोजर पे हमारी नजर पड़ी, उसमें कहा हुआ था एक्सटर्नल सेल बता दें, लोकल कितनी है और फॉरेन कितनी है। जब सवाल ने, जब स्टैंडर्ड के पैरा 33 ने कहा कि एक्सटर्नल सेल का लोकल और फॉरेन में ब्रेकअप दो, हमने कहा वो हमने नहीं किया हुआ, कहते चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं फिर। अब सवाल आगे बढ़ा, सवाल ने कहा कि आपके ये जो केमिकल्स वगैरह और सोडा ऐश और पॉलीएस्टर ना, ये सारी चीजें मिला मिलू के ना 1000 की आप इंग्लैंड में बेच रहे हैं और बाकी पाकिस्तान में बेच रहे हैं। ये बात किसकी हो रही है, सिर्फ एक्सटर्नल सेल की। तो ऐसे ही, हालांकि क्वेश्चन 2 बिल्कुल अलग सवाल है, लेकिन क्वेश्चन 1 से कंटिन्यू है, तो हमने अपने समझने के लिए 2694 को लोकल फॉरेन में ब्रेक कर दें, 2694 को लोकल फॉरेन में ब्रेक कर दें। फॉरेन कितनी सेल है, 1000, लोकल बैलेंसिंग 1694, ये पेज नंबर हमारा बन रहा है 446, लेकिन ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी है फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन 2। अब समझ आए थोड़ा सा, हाँ इसका प्रॉपर बनाएंगे, नीचे आके सोल्यूशन लाते हैं, इस तरह से नहीं पेपर में करेंगे। पेपर में क्या करना है वो तो देखो, वो मैंने कल आपको केबल्स वाले में बता दिया था, पेपर में क्या करना है। पेपर में क्या करना है जी, इसका प्रॉपर बनेगा जी नोट, आंसर नंबर 2, नोट नंबर में भी 37.34, जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। पाकिस्तान की सेल 16, इंग्लैंड की सेल, ये एंटिटी सेल ना यहां आपने पेपर में लिखनी है एक्सटर्नल, याद रखिएगा, एंटिटी एक्सटर्नल सेल। अब समझ आ गया मोहतरम। तो नोट छोटा सा है, देखें इधर नोट छोटा सा है, लेकिन मुझे समझाने में जरा 10-15 मिनट लगे हैं। ये पैरा कौन सा फॉलो हो गया, पैरा 33। आगे जी, आगे सवाल पढ़ते हैं। जी मोहतरम उसने आगे चले ना, अच्छा यार गुस्सा ना किया कर। अगला ना, अभी मैंने पॉइंट पढ़ना है, फिर उसका सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। ₹700 मिलियन ऑफ एक्सटर्नल सेल ऑफ गोहर इज मेड टू 2 कस्टमर्स। 700 मिलियन की सेल कितने कस्टमर्स को हो रही है, ये सवाल गलत है, ये मैं आपके सामने बरमला इजहार करता हूँ, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। ये सवाल मैंने खुद बनाया हुआ है, इस सवाल के बनाने में गलती है। होना ये चाहिए था कि आपको बताना चाहिए था कि मैं 350 मिलियन एक कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, 350 मिलियन दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं assumption ले रहा हूँ, ICAP में ऐसा गलत सवाल नहीं आएगा। फिलहाल मैं assumption ले रहा हूँ कि शीदे को मैं सेल कर रहा हूँ 350 और कामरान को मैं सेल कर रहा हूँ 350। अब मुझे 350 चेक करना पड़ेगा कि ये मेरी एक्सटर्नल सेल का 10% है या नहीं, ये मुझे जरा चेक करना पड़ेगा। ये सवाल में एरर है, दोनों कस्टमर्स का डाटा अलग देना चाहिए था ताकि चेक हो सकता 10% से हर कस्टमर अलग अलग बढ़ रहे हैं या नहीं। तो सवाल को सही कर लें, 350 कर लें। पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आपको ये assumptions लेनी पड़ेगी, तो मैंने assumption ली है। ओके जी, बताएं जी, स्टिल वहीं आ जाओ यार। यार अब मोहतरम इधर देखो, आप देखना, आप देखो, ये इसी सेल का ब्रेकअप है, इसी की जान ले लो, ये इसी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, ये इसका कंट्री वाइज ब्रेकअप है, अब कस्टमर वाइज ब्रेकअप है। शुक्र है चौथा ब्रेकअप नहीं मांगा, कैश कितनी है क्रेडिट कितनी है, ठीक है। ब्रेकअप तो सेल के कई किस्म के हो सकते हैं, क्लियर। अब कस्टमर वाइज ब्रेकअप है, इस 2694 में एक कस्टमर है 350 वाला, दूसरा कस्टमर है 350 वाला,
जरा सोच के बता दें, ये मेजर है। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 2694 पे 10%, कैलकुलेटर के क्या लगा दें, 269 हमारी सेल का 10% है, तो इज 350 इज ग्रेटर देन 269। क्या मैं बोल्डली कह सकता हूं, अगर आपने सवाल बदल दिया हुआ ऊपर, कि ये दोनों मेरे लिए मेजर कस्टमर हैं, अगर ये चले गए तो मेरे एक्सटर्नल सेल अल्लाह के हुक्म से 10% उड़ जाएगी, ऐसा होगा? मेरी सेल 10% उड़ने का डर है। अब इसमें ना बकाया कस्टमर्स की टेंशन नहीं लेनी आपने कि सर इसमें बैलेंसिंग भी निकालें, तो इसमें बैलेंसिंग कोई नहीं। अब हमने कौन सी बाइफर्केशन की है जी, कंट्री वाइज कस्टमर वाइज कर लें यहाँ पेज 446 पे। तो 2694 को अब हमने तोड़ो, लेकिन कैसे तोड़ो, कस्टमर वाइज, कुल्हाड़े से तोड़ो, हाथ से तोड़ो, कई तरीके हैं तोड़ने के। पहले हमने हाथ से तोड़ा था, फिर हमने कुल्हाड़े से तोड़ा था, अब हमने फुट्टे से तोड़ा, तीसरा कुछ आप लोगों ने सोचा हुआ था। अच्छा क्लियर? अब चलें जी, आ जाएं। Revenue from two customers is rupees 350 and is included in फलां सेगमेंट। सेगमेंट तो सवाल में बताया ही नहीं, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड में मैंने रोप डालना था एग्जामिनर पे, तो मैंने रोप डालने के लिए क्या लिख दिया कि ये फलां सेगमेंट में इनको सेल पड़ी हुई है। क्लियर? यानी इनको मैंने शायद सोडा बेचा है या पॉलिएस्टर बेचा है, जो भी बेचा है। ये पैरा नंबर मोहतरम हो गया 34 पैरा हो गया। क्लियर? तो बस सवाल में जो लाइन लिखी होगी वो नीचे लिख देनी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इधर उस कस्टमर के बारे में लिखिए जो मेजर हुआ। कहीं ऐसा ना आए कि आप दो कस्टमर देके आपको परेशान करे, आप दोनों कस्टमर को डिस्क्लोज करिए। डिस्क्लोज किस कस्टमर को करना है? मेजर। अच्छा, ये एमसीक्यू में आ जाए, ये 2-3 कस्टमर्स हैं, बताएं इनमें से किस किस का डिस्क्लोजर चाहिए, तो बताना चाहिए। अच्छा हाँ यार, एक बात आईकेप की किताब में तो डिस्कस नहीं हुई, लेकिन कल मैंने आपसे डिस्कस की थी, उसको जरा रिवाइज करते हैं यार। वो थी क्या कहते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमने ढूंढी थी जिसका बोले सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट था। किधर डायग्राम? जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था? सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट था। अभी इधर आए, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को, सोच के बोलिएगा, जिसका सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उसको सेगमेंट एनालिसिस बनाना पड़ेगा, उसको रिकॉन्सिलिएशंस बनानी पड़ेंगी? नहीं, कोई नहीं। उसका सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं करती। वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स बनाती हैं। पैरा 32, 33, 34। पैरा 32 कहता है प्रोडक्ट वाइज बता दें, और पैरा 33 कहता है एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट पाकिस्तान में कितने हैं, बाहर के मुल्क में कितने हैं, और तीसरा पैरा क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन। इसको जरा दोबारा पढ़ लें आप। दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ सिंगल रिपोर्टिंग। रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स इज 90। प्रोडक्ट वाइज ये पैरा 32 फॉलो हो रहा है, कल के नोट्स हैं, ये पैरा 32 फॉलो हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी, बाकी 3% इमटेरियल नहीं बताया उसने। ये पैरा 32 हो गया फॉलो। अब पैरा 33, ये कल के नोट्स में दिया था आपको। सेल्स रिप्रेजेंट लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स। पता नहीं एक्सपोर्ट सेल का ब्रेकअप क्यों दे दिया, शायद मटेरियल लग रही हो इनको, तो देना जरूरी नहीं इतना, मटेरियल सेल थी, तो इसका ब्रेकअप 52 मिलियन का कंट्री वाइज ब्रेकअप दे दिया। नेक्स्ट, बाहर की कंट्री में नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं पड़े हुए। ऑल नॉन करंट एसेट्स आर लोकेटेड इन, ये स्टिल पैरा 33 फॉलो हो रहा है। अब पैरा 34 शुरू है। ये ना नई लाइन होनी चाहिए थी असल में, लेकिन उन्होंने बीच में ही डाल दी। कुछ हमारे जैसे भी लोग जाते हैं ना ऑडिट करने जाते हैं, भाई डिस्क्लोजर पूरे करो यार, ओ यार एंटर डालना भूल गए। सही बात है, ये पब्लिश फाइनेंशियल में पब्लिश हो जाती है, बाद में पता चलता है यार ये थोड़ा सा लग करके खूबसूरत में लिख देता ना, जरा अच्छा होता। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर हैविंग सेल ऑफ 10% और मोर। किसी ने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई कि 10% से ज्यादा केबलें हमारे से लेके जाए। हमारे पास इंडिविजुअल्स आते हैं और वो केबलें लेके चले जाते हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना, किसको किससे, बस वो ओवरऑल बिजनेस की चीजें हैं। नहीं बस नहीं, ये लोग बॉदर करते हो उसको, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन में बिल्कुल आपने सारे डिस्क्लोजर बनाने होते हैं अगर डाटा दिया हो सबका। अगर डाटा दिया हो, डाटा नहीं दिया, जैसे गौर लिमिटेड का सवाल था या ये वाला सवाल था, तो इन सवालों के अंदर हमने वो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस और मेजर कस्टमर नहीं डिस्क्लोजर बनाया। 37.3 हमने 37.4 नहीं बनाया कि पाकिस्तान में एसेट कितने पड़े हैं, बाहर के मुल्क में एसेट कितने पड़े हैं, पाकिस्तान में एक्सटर्नल सेल कितनी है, बाहर के मुल्क में कितनी है। अब जरा पैकेजेस पे जाके देख लेते हैं एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। एक जो आपको अंदर से वो चढ़ा होता है ना चस्का, कि ये जरा मेरा चस्का पूरा हो जाए, तो पैकेजेस के जाके कौन से देखने हैं डिस्क्लोजर? एंटिटी वाइज। अल्लाह करे को इज्जत रह जो दिए हो। अच्छा ओहो, ये तो वापस पता नहीं कितने की खोती आग खलोती है। हो पेज नंबर याद है किसी शहजादे को? ओह उल्टा था, ये तो मुझे भी पता है भाईजान, यही था। ये नहरों नहर चले। अच्छा
यार ये जो लोग हैं ना, इन्होंने अगले सफ़े पे रिकॉन्सिलिएशंस भी कुछ और पैटर्न पे दी हुई हैं। ये इन्होंने अलग अलग रिकॉन्सिलिएशंस भी कुछ देने की कोशिश की है, प्रॉफिट्स की अलग, एसेट्स की अलग, लाइबिलिटीज़ की अलग और उनकी अलग, ये सारी इन्होंने। और ये देख लो ने सेल इन्होंने आपस में कैंसिल की हुई एंड पे, कोई इंटर कंपनी सेल वगैरह इन्होंने आपस में कैंसिल की हुई है। लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशंस तो चारों इन्होंने अलग अलग दी हैं या एक ही पैटर्न में डाल दी हैं? अलग अलग दी हैं। और एसेट्स में देखो जरा, एसेट्स में रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एसेट्स, इंटर सेगमेंट एसेट्स, ये भी इनके कोई होंगे पता नहीं, और अदर कॉर्पोरेट एसेट्स। छोड़ो पर जो हमारे सिलेबस की चीजें हैं उन्हीं पे रहते हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ढूंढना चाह रहा हूं यार मैं। एंटिटी ये कौन सा पैरा है? इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। और लेवल चेक किया इनका यार, सेल नॉन करंट एसेट को फीलिंग आ रही है आपको अंदर से इत्मीनान की? ये कौन सा पैरा फॉलो हो रहा है? पैरा 33 फॉलो हो रहा है। अफगानिस्तान, बहरीन छड़ दो यार, मोजम्बिक, श्रीलंका, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान भी बीच में डाला है। पाकिस्तान में तो लूट में चाहिए इन्होंने। ओके, सेल्स आर एलोकेटेड टू जियोग्राफी अकॉर्डिंग टू कंट्री ऑफ रिसीविंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स। अच्छा इन्होंने वो क्यों नहीं दिया प्रोडक्ट वाइज? वो ऑलरेडी कवर हो गया था, पहले ही प्रोडक्ट वाइज है तो इंक्लूड। अच्छा ये वाले कौन से दिए हैं ये आपको पता है? ये सिर्फ दो दिए हैं इन्होंने, सेल और नॉन करंट एसेट। मेजर कस्टमर इंक्लूडेड इन द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम 6 कस्टमर्स। लो जी, इसका मतलब है यहां तक भी गुंजाइश है। अगर हम 6 कस्टमर्स हैं हमारे, 6 कस्टमर्स फ्रॉम द पैकेजिंग सेगमेंट विच रिप्रेजेंट 14 million of the group's total, the group revenue from other segments is earned from large mix of customers। बाकी रेवेन्यू आम लोगों को चीजें बेचते हैं, और इसका मतलब है इनके 6 कस्टमर हैं। इसका मतलब इनके 6 कस्टमर हैं, और 6 कस्टमर्स को कितना बेच रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 14। ओ भाई प्लीज ये देख लो यार, मैं क्या नहीं मैं गलत हो गया, ये पॉइंट लगा हुआ था। लूटो अब सही हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 14 अरब। तो 14 अरब तो हम 6 लोगों को बेच रहे हैं। वो 6 लोग हैं, क्या हैं? एंटिटीज होंगी कोई। तो इनके कितने कस्टमर्स हैं? 6। पिछले साल कितने थे? 5। और इस साल कितने मेजर कस्टमर्स हो गए हैं? 6 हो गए। चले पीएचडी तो नहीं करनी स्टैंडर्ड में। हाँ सभी हो सकता है, कोई मसला नहीं, मेजर कस्टमर हो सकता है, लेकिन उसमें एक बंदा होना चाहिए उधर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल्स नहीं होना चाहिए। हाँ एक बंदा होना चाहिए। ओके हाँ बिल्कुल। आईएफआरएस 8 में आए जी वापस किताब पे, फिर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। आईएफआरएस 8 में आए, किधर है? लीजिए आखिरी बात हमारी रह गई अब। ऑल इज डन। जरा नजर मारें, एक चीज रहती है मैं आज करवाऊंगा। ऑल इज डन, पहले से शुरू करें, पेज 428, पहले से शुरू करें। ऑपरेटिंग पता है किस किसने सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है? बी कॉन्फिडेंट, से यस और नो। पता है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो सारी बात याद है? पता है ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से होते हैं? जिनमें 3 चीजें पाई जाएं, तो तीनों के दरमियान में एंड लिखा हुआ है, 3 चीजें पाई जाएं, वो कौन से सेगमेंट होते हैं? ऑपरेटिंग। एग्रीगेशन मैंने आज बतानी है। और पता है 10% टेस्ट और 75% टेस्ट करते हैं। नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। जनरल डिस्क्लोजर्स, फैक्टर्स, ये मैंने नहीं पढ़ाए, पैरा 22। फैक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। 2 किस्म के फैक्टर हो सकते हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं और जियोग्राफिकल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग प्रोडक्ट वाइज पसंद करते हैं, कुछ लोग जियोग्राफिकल पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें फैक्टर्स क्या आपने सोचे हैं? क्यों प्रोडक्ट वाइज किया, क्यों जियोग्राफिकल किया, क्यों प्रोडक्ट वाइज पसंद किया, क्यों जियोग्राफिकल? वो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर नहीं है, ये पैरा 32, 33, 34 नहीं है, ये वो पैरा नंबर 23, 24 से भी ऊपर का पैरा है, 22। जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया आपको पढ़ाना है। और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो आपको पता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे लिखी हुई थी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये देखें, ये एक लाइन शुरू में नहीं दी हुई थी उन्होंने, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम ये क्यों नहीं दे रहे थे अभी तक? क्योंकि हमें बता ही नहीं रहा कि पॉलिएस्टर में क्या बना रहा है, केमिकल में क्या बना रहा है। क्लियर? तो ऐसा कभी इंग्लिश आ गई ना कि पॉलिएस्टर वाले ये करते हैं, तो पॉलिएस्टर का लफ्ज लिख के ये लिखाइएगा ये करते हैं। ओके नेक्स्ट किधर है? नहीं वो ठीक है, इधर से आइए, फिर स्टेट ढूंढना मैंने। ओके जी नेक्स्ट डन जी। आगे पैरा नंबर, यार पैरा क्यों नहीं लिखा इधर? पैरा नंबर 23 डन, का स्टैंडर्ड से देख लिया था। पैरा नंबर 24 डन, पैरा नंबर 28 डन, रिकॉन्सिलिएशंस।
पैरा नंबर 33, 34 और 32 डन। ओके यार ये पैराज ना स्टैंडर्ड से नहीं देखने, ये बस इधर से आप देख लें। इसमें सिर्फ 1 और 4 टिक कर ले, बस 2 बातें हमारी रह गई हैं वो सुन लें। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ये देख लें। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिटवीन सेगमेंट्स, इनको 9% पे बेच रहे हैं चीजें, इनको कितने % पे बेच रहे हैं? द बेसिस, किन बेसिस पे आपस में ट्रांजेक्शंस हो रही हैं? मार्जिन पे हो रही हैं, मार्कअप पे हो रही हैं? तो लिख लें मिसाल के तौर पे 9% मार्जिन पे चीजें बेच रहे हैं। ये भी यूजर को कहीं लिख के बता दें कि हम आपस की सेल कैसे करते हैं। ये भी यूजर को कहीं लिख के बता दें हम आपस की सेल कैसे करते हैं। ओके आगे चलें। अच्छा अगर एसिमेट्रिकल एलोकेशंस हुई हैं तो ये भी बता दें। एसिमेट्रिकल एलोकेशंस हुई हैं तो ये भी बता दें। सिमेट्रिकल क्या होती हैं? पैटर्न हो उनका। और एसिमेट्रिकल क्या होती हैं? अच्छा यार ये स्टैंडर्ड ना बहुत लीवरेज देता है, बहुत ज्यादा लीवरेज देता है, यानी बहुत रूम देता है। ये स्टैंडर्ड कहता है यार अपने चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर से पूछो, जिस तरह डिसीजन लेता है ना उस तरह डिस्क्लोजर्स को बना दो, कोई मसला नहीं, वो डिसीजन कैसे लेता है। अच्छा एक आज मजे की बात सुन लें। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर हेड ऑफिस के एसेट्स पे उंगलियां रख के कहे इन हेड ऑफिस के एसेट्स को पकड़ो और किसी मुनासिब बेस पे आप तकसीम कर दो सेगमेंट्स में, कोई भी बेस वो बता दे नजर में इसको तकसीम कर दो सेगमेंट्स में, तो आप कर दीजिएगा। कोई जनरल एंट्री तो होनी नहीं जो गलती होनी है। आप सेगमेंट के हेड ऑफिस को पकड़ के, हेड ऑफिस के एसेट्स को पकड़ के इनमें तकसीम कर दीजिएगा। एसेट्स को, हेड ऑफिस के एसेट्स को, हेड ऑफिस की लैंड, बिल्डिंग, जनरेटर वगैरह सारा थोड़ा सा इसमें नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें। लेकिन ऑब्वियसली फिर जब ये ऑर्गेनाइजेशन रिकॉन्सिलिएशन बनाएगी तो फिर उसमें ये वाले एसेट्स नजर नहीं आएंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये वाले एसेट ना नजर आए, कोई मसला नहीं। फिर रिकंसाइलिंग आइटम लाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें शामिल होगा। नंबर 1 पहली बात समझ आ गई। अच्छा इसी तरह चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ने कहा हेड ऑफिस का जनरेटर पकड़ो, जनरेटर की प्राइस पकड़ो और प्राइस पकड़ के आप सेगमेंट्स में तकसीम कर दो, क्योंकि जनरेटर कभी कभी इनके लिए भी यूज हो जाता है। या मेरा दिल चाह रहा है बस इसमें डाल दो, मैंने डिसीजन लेना मुझे लग रहा है आसान होगा इस तरह मेरे लिए। नंबर 1 तो अकाउंटेंट ने एक सवाल किया सर इसकी डेप्रिसिएशन कहां डालूं? इसकी डेप्रिसिएशन अब अकाउंटिंग में तो P&L में चली जानी है, उसकी टेंशन नहीं है। आपने डिसीजन लेनी है सर अब क्या पसंद करेंगे, डेप्रिसिएशन कहां डालूं मैं? या डेप्रिसिएशन भी सेगमेंट्स में फिर डाल दो, डेप्रिसिएशन भी इसके सेगमेंट्स में डाल दो। तो प्रॉफिट्स में से क्या माइनस कर दो? हेड ऑफिस के जनरेटर की डेप्रिसिएशन। बाकी कोई जनरेटर लैंड बिल्डिंग है हेड ऑफिस का यार वो रहने दो, वो सेगमेंट्स में ना डालो, उसको अलग ही पढ़ा रहने दो, वो रिकंसिलिएशन में हैंडल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चीफ ऑपरेटिंग, ये तो सिमेट्रिकल बात की है उसने कि उसके एसेट्स भी डालो जनरेटर और उसकी डेप्रिसिएशन भी डालो। थोड़ी देर बाद उसने कहा नहीं यार ऐसा करो सेगमेंट के एसेट्स में ना जनरेटर ना डालो लेकिन डेप्रिसिएशन डाल दो, जरा मुझे सोच रहा मैं डिसीजन लेना जरा आसान हो जाएगा और मैं शायद किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाऊं इन डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो मेरा ये राय है कि एसेट्स रहने दो। अब कोई अकाउंटिंग तो हो नहीं रही है, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करने, कुछ नहीं करना। ये डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैंडर्ड इतना ओपन रूम आपको छोड़े, कहते यार जैसे मर्जी सोचो, आपके यहाँ बिजनेस है, आपकी मर्जी है। तो अगर आपको यह पसंद है कि मैंने जनरेटर एसेट को तकसीम करके इधर नहीं डालना लेकिन जनरेटर की डेप्रिसिएशन को मैंने प्रॉफिट्स में माइनस करना है, ये भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ऐसी कुछ बोंगी मारी आपने कहीं तो यूजर्स को बता दो यार CODM हमारा इस तरह सोचता है। यूजर को लिख के बता दो कि जनरेटर नजर नहीं आ रहा इन एसेट्स में लेकिन उन जनरेटर्स की डेप्रिसिएशन नजर आ रही है प्रॉफिट्स के अंदर, ऐसा कुछ है तो यूजर्स को बता दो। आप पढ़ें। अब हमने क्या किया है, जनरेटर को एसेट्स में नहीं डाला और उसकी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट्स में माइनस कर दिया है। इज इट ए सिमेट्री और एसिमेट्री? द नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशंस टू द रिपोर्टेबल। फॉर एग्जांपल ये तो स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, आगे नीचे मैंने अपनी तरफ से मिसाल डाली है। स्टैंडर्ड की जो वर्डिंग है वो पढ़ लें। A reportable segment may be charged the depreciation expense for a particular, but the related depreciable asset might not have been allocated to। जनरेटर को कहीं नहीं डाला लेकिन उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल a generator is not allocated to as in however its depreciation is allocated to, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन आपसे। अच्छा कल मैं यहां तक एक लीवरेज पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये लिखा हुआ था कि हमारा जो CODM है ना, हमारा जो CODM है वो ये कहता है कि सारे सेगमेंट्स के ना डेटर्स काफी होते हैं तो एसेट्स में ना सिर्फ डेटर्स लिखा करो बस। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कहता है एसेट्स में ना खाली डेटर लिखा करो। हमने कहा वो मसला हो जाएगा, खाली डेटर्स एसेट्स में आएंगे तो लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, मोबाइल की। कहता नहीं मैं जरा रिसीवेबल्स के एंगल से देखना चाह रहा हूँ, रिसीवेबल्स कितने रिसीव हो रहे हैं इनके, मुझे लैंड बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो इन द एंड जब हम फंस जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, अदर्स वाला कॉलम हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे अदर्स वाले कॉलम में हेड ऑफिस के लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल देंगे
और सेगमेंट्स की लैंड एंड बिल्डिंग में डाल देंगे, और सेगमेंट्स का कैश एट बैंक में डाल देंगे, सेगमेंट्स का कैश इन हैंड में डाल देंगे, सेगमेंट्स की प्री पेमेंट्स भी अदर्स में डाल देंगे। सिर्फ सेगमेंट के डेटर्स इधर पड़े रहेंगे, और लाइबिलिटीज में भी इसी तरह हो सकते हैं। उसका दिल चाहे सेगमेंट्स की जो लाइबिलिटीज यहां डलवाना चाहे आपसे डलवा ले। जिस तरह चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर डिसीजन ले रहे हैं ना, उसी तरह यूजर्स को एसेट्स और लाइबिलिटीज रिपोर्ट करो। और प्रॉफिट्स में भी यही अक्सर बच्चे क्लास को आके पूछते हैं, सर इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने। मैं कहता हूं प्रैक्टिकली चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो डिसाइड करे, प्रैक्टिकली को साइड पे रखें। आई के पेपर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा, बिफोर टैक्स इधर लिख दीजिएगा, पेपर में आफ्टर दिया होगा, आफ्टर लिख दीजिएगा। तो इट्स ऑल अप टू द डिसीजन ऑफ चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो ये एंड पे आपको बातें बतानी थी ताकि शुरू से कॉन्सेप्ट ना हिले आपके। ये बात ना, हाँ बोलो। फॉर डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि पता चले इसकी चीजें बन कितनी रही हैं, और अगर बाहर बिकती तो कितने की बिकती। हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड मेजर वाले पीएनएल में तो कैंसिल होकर जाएगा, उसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। कल ये दो भाई मेरे पास क्लास के बाद आए थे, इनको फिर जनरल एंट्रीज आई थी, तो क्लास के बाद आ जाना, लेकिन वो जनरल एंट्रीज में फिर बात बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ओवर। कल इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करेंगे। आज के नोट्स निकालें जी। तो जिस सेगमेंट में जनरेटर यूज हो रहा होगा वहां पे, हाँ एग्रीगेशन क्राइटेरिया वेल डन जी। हाँ हाँ रिश्व बताई होगी। ओहो हो बड़ा बड़ा फ्रेश, तेरा सब फ्रेश हो जाएगा। अभी पाक सर जमीन बीच में कर लेते हैं। हाँ हाँ कंसोलिडेशन का सवाल नहीं करना है, थोड़ी सी। अच्छा एग्रीगेशन क्राइटेरिया, एग्रीगेशन क्राइटेरिया देखें इधर। बेकरी के साथ गोरमे वालों ने कहा कि हम एक और काम भी कर रहे हैं, कैटरिंग। कैटरिंग तो कवर्ड हो गया ऑलरेडी। बेकरी के साथ गोरमे वालों ने कहा हमारा एक और काम भी है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जो बेकरी से मिलता जुलता है, कैसे कि बेकरी में भी खाने वाली चीजें हैं, रेस्टोरेंट में भी खाने वाली चीजें हैं। इसे कहते हैं, ये दोनों थे ऑपरेटिंग सेगमेंट, बेकरी अलग, रेस्टोरेंट। लेकिन हमने कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, यानी अनडू करना चाह रहा हूं, लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको एग्रीगेट कर दिया। अब एग्रीगेट में बेकरी और मैगजीन को नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीगेशन की 5 शरायत है, तो 5 शरायत में आपको पढ़ाने लगा हूं। लेकिन मैं बेकरी और रेस्टोरेंट को एग्रीगेट कर सकता हूं। अच्छा राइस वालों की मिसाल दूं आपको। राइस वाले कहते हैं जी हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं सीए, मिसाल के तौर पे एसीसीए, इसके बाद हम दाल चावल बेचते हैं, वो एक है, मैं आपको जगह बताऊंगा, वहां हम दाल चावल बेचते हैं। और इसके अलावा जो हम क्या कहते हैं, छोड़ो, अच्छा इसके अलावा हम साइकिल भी बेचते हैं, साइकिल भी। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कितने हैं? स्टैंडर्ड कहता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, स्टैंडर्ड कहता है इससे पहले कि आप इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल ढूंढो, इससे पहले एक बात कर दूं, अगर किसी को इकट्ठा करके एक ही सेगमेंट बनाना है तो वो भी पहले बना लो, ताकि यहां पे मामला खत्म हो जाए। आप बता दें किसी दो को मैं इकट्ठा कर सकता हूं, सीए और व्हाट इज दिस, इज इट रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल की डिस्कशन, या इज इट एग्रीगेशन? एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन तब हो सकती है जब दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में 5 चीजें पाई जाएं। लेकिन एक और बात सुन लें, एग्रीगेशन जरूरी नहीं है। आपने नहीं करनी ना करें, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर नहीं करा ना करें, लेकिन अगर करनी है आपने तो इजाजत है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एग्रीगेशन होगी कैसे? एग्रीगेशन में फिर ये नहीं होगा मैं सी और दाल चावल को मिला दूं। एग्रीगेशन के अंदर 5 खसूसियात पाई जानी चाहिए। नंबर 1, ये ना ये चीजें याद नहीं करनी, ये तो पता नहीं क्या मुश्किल सी चीजें हैं, ये चीजें आपने याद नहीं करनी है। स्टैंडर्ड का पैरा नंबर 12 है, एमसीक्यूज में को 5वीं चीज आई तो उसे क्रॉस कर दीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट समझे, इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं करना। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में भी, 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में भी सीए एसीसीए में भी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये सबसे पहला टेस्ट है असल में, ये 10% टेस्टों से भी पहली बात है, टेस्ट छोड़ें, पहली बात है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अगर उनको इकट्ठे करना है आसानी के लिए तो वो पहले कर लो, फिर आगे चलो। 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if the segments have similar economic characteristics. Economic characteristics क्या होती हैं? कहते हैं मैं बताता हूं। In each of the following, ये सारी चीजें होनी चाहिए। And एग्जांपल छोड़ें आप, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स सीए सीसीए में सेम है, लेकिन दाल चावल डिफरेंट है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा। लेकिन गोरमे की बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस फैक्ट्री में भी हो रहा है, रेस्टोरेंट में भी प्रोडक्शन हो रही है चीजों की। टाइप्स ऑफ क्लास आर कस्टमर, स्टूडेंट्स आते हैं दाल चावल खाने के लिए, भूखे लोग, जिनको भूख लगी हो, भूखे नहीं बोलना चाहिए, जिनको भूख लगी हो वो आते हैं, ठीक है। सीए सीसीए जिनको सीए सीसीए के प्यास हो वो आते हैं,
उधर प्यासे जाते हैं, इधर भूखे आते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दाल चावल का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो रहा है, रेडी लगाई हुई है, दाल चावल दाल चावल दाल चावल। इधर बड़े प्रोफेशनल तरीके से कम ऑन, हम आपको चीज़ कराएंगे इंशाल्लाह, 6 साल में हो जाती है और बच्चे फिर ऐसे निकल जाते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, बच्चा ATM मशीन बन गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड इन द एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली CA को हो सकता है हुकूमत उनके बारे में एक डिसीजन ले, तो एग्जांपल्स नो। तो मोहतरम, सबसे पहली बात बता दें क्या करनी है हमने, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट डाउन करने हैं। लिस्ट डाउन करके अगर उनमें से कुछ की इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नजर आ रही हैं तो 4-5 सवाल अपने आप से पूछने हैं। अगर 4-5 सवालों का पांचों के पांचों का जवाब क्या आया, यस, हाँ, इनकी नेचर भी सेम लग रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी बहुत ही चेंज हो ही जाती है, इनकी नेचर भी चेंज है, इनकी प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है, क्लास ऑफ कस्टमर भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी सेम है, रेगुलेट, इसके अलावा कोई छठी चीज आई तो वो अपने पैरा 12 खोल के अगर भूली हो तो उसे MCQ में काट देना कि ये चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट करने के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा जी, कंसोलिडेशन, इसमें आज वाले नोट्स में आए, आज वाले नोट्स में दूसरा सफा निकालें, दूसरा सफा। अच्छा जी, PTCL bought 80% शेयर्स ऑफ यूफोन। PTCL ने यूफोन के 80% शेयर्स बाय कर लिए, तो PTCL इज कॉल्ड एज अ पेरेंट कंपनी। डैड, अबू, यूफोन कह रहे होंगे वो देखो मेरा अबू। PTCL इज अ पेरेंट कंपनी एज इट ओन्स मोर देन, तो असूल ये है, पेरेंट कौन अपने आप को कह सकता है जो अगले के शेयर्स 50 या उससे ऊपर खरीद ले, वो अपने आप को क्या कहेगा, पेरेंट। यूफोन इज अ, जिसने खरीदा उसे क्या कहेंगे, जिसने खरीदा, जिसको खरीदा। लेकिन एक बात बता दें कि पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन कब डेवलप हो सकता है, मंगनी होने से डेवलप होता है या निकाह होने से, निकाह होने से। तो पेरेंट सब्सिडरी कब पेरेंट सब्सिडरी बनते हैं, जब 50% या उससे, तेरे दांत निकले में, मुझे शरीफ बंदा लगता था, शरीफ ही है, शादी वाली बात बता, तो मोर देन 50%, 50 पे भी नहीं होगा असल में ना, 51% जब आप किसी के शेयर खरीद लेते हैं ना तो आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जब भी डिसीजन हो ना तो आप कहते हैं वोट डालो, तो 51 वोट आप अपने आप को डाल लेते हैं, अगला बंदा 49 वोट डाल के रो रहा होता है। तो इसलिए 51% भी आप किसी के खरीद लें, यू विल बिकम अ पेरेंट। और इधर तो हमने कितने % खरीद लिए हैं, 80%। अब होगा क्या, होगा ये किताब, अच्छा ये वाली किताब, एक को डिफरेंट कलर की किताब दो, चलो रजिस्टर ले लेते हैं, ये रजिस्टर ओके, देख लीजिएगा जिस चीज की उसी को वापस करना। अच्छा, अब मोहतरम, ये 3 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 3 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एक PTCL का अकाउंटेंट अपना P&L बनाएगा जिसमें वो शो करेगा, वो जो लैंडलाइन की सेल है ना, हमारे घरों में लैंडलाइन लगे हुए हैं, उसकी सेल शो करेगा, और अगर इंटरनेट है PTCL वालों का उसकी सेल शो करेगा, और PTCL का अकाउंटेंट अपने जाती PTCL के P&L बनाते हुए शो करेगा अपने सारे खर्चे जो PTCL के हैं। और अगर PTCL का अकाउंटेंट अपनी जाती बैलेंस शीट बना रहा होगा तो जाती बैलेंस शीट में PTCL का अकाउंटेंट शो करेगा जो लैंड्स PTCL के पास हैं, जो बिल्डिंग्स PTCL के पास हैं। क्लियर? वापस आ गए हैं पॉलिएस्टर केमिकल पेंट से, ठीक है, वापस आके इधर सोचें। अच्छा, PTCL की बात होगी, ये PTCL ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस PTCL का महफूज हो जाएगा। यूफोन के अपने अकाउंटेंट्स होंगे क्योंकि वो तो बिजनेस ही अलग है, एंटिटी अलग है, वो तो आप कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत अलग रजिस्टर कराया हुआ, अपने आपको SCCP में जाएं 2 कंपनीज के नाम अलग अलग मिलेंगे। ये होंगे यूफोन के अकाउंट्स, ये यूफोन के अकाउंट्स होंगे जिसमें सेल आ रही होगी, वो जो मोबाइल वाली सेल होती है जो हम मोबाइल टाइम यूज करते हैं तो उसके पैसे, इसमें वो सेल आ रही होगी। और PTCL में वो जो लैंडलाइन वाली सेल है वो आ रही होनी है, इसके P&L में कोई और सेल आ रही होगी, और इसके बैलेंस शीट में यूफोन की लैंड आ रही होगी, यूफोन की बिल्डिंग आ रही होगी। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देख लिया 2-2, 300 सफ़ों की होती हैं, तो ये 200-300 सफ़ों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूफोन अपने लिए बनाएगा अलग, और ये 200-300 सफ़ों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, PTCL। जी, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आज के नोट से, PTCL's अकाउंटेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, लेकिन इनका नाम हम क्या रखेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूफोन्स अकाउंटेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, तो ये 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब हमारे सामने पड़ी होंगी, हमने इन्हें कंसोलिडेट करना होगा, हमने इन्हें कंसोलिडेट करना होगा, इकट्ठा करना होगा, मिक्स करना होगा, इकट्ठा करना होगा, मर्ज। स्टेप 3, नाउ यूफोन्स अकाउंटेंट, अब यूफोन का अकाउंटेंट डिस्पैच करेगा यूफोन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट PTCL, क्योंकि पेरेंट के पास चीज भेजी जाएगी ना,
भी सब्सिडरी के पास नहीं, पेरेंट के पास। तो ये यूफोन के अकाउंट्स हैं, ये पीटीसीएल के अकाउंट्स हैं। यूफोन का हेड ऑफिस कराची में है, पीटीसीएल का हेड ऑफिस लाहौर में है। तो कराची से बजरिया हवा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हाथ में होंगी? ये पीटीसीएल के अकाउंटेंट के हाथ में होंगी। कंसोलिडेशन कौन करेगा? पीटीसीएल, पेरेंट का अकाउंटेंट। कंसोलिडेशन कौन करेगा? और एक तीसरी चीज बाहर आएगी, एक कंसोलिडेटेड P&L, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, consolidated cash flow, consolidated note to the financial statements, consolidated note to the financial statements। क्लियर? तो ये तीसरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आएगा, लेकिन ये कौन बनाएगा? पीटीसीएल। नाउ पीटीसीएल्स अकाउंटेंट विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड ऑफ ग्रुप। बोले अब इनको ना ग्रुप कहा जाएगा। पीटीसीएल्स अकाउंटेंट विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप, एज्यूमिंग मैं और तुम एक हैं। अब पीटीसीएल यूफोन को कहेगा अब तो हम दो और तुम्हारे पे मेरी चलेगी। पीटीसीएल यूफोन को कहेगा और तुम्हारे पे मेरी चलेगी, इसलिए अब हम दोनों तो एक ही हैं। वी आर अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, हम दोनों एक हैं। लीगल यूनिट सिंगल नहीं है, एक बार याद रखिएगा। लीगली दो कंपनीज हैं, पीटीसीएल अलग है, यूफोन अलग है। क्लियर? अच्छा, जब इन दोनों को हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट कर लेंगे और इन दोनों को ये एहसास दिला देंगे कि तुम दोनों कौन हो? एक हो, तुम दोनों एक हो, तो एक क्वेश्चन अराइज होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये, अच्छा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहेंगे? जिसको मैंने पहले हाथ में पकड़ा हुआ था दोनों की, या फिर जो नई वाली में बनाई है हमने, पहले वाली? ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी ज्यादा चीजों की बात नहीं कर रहा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें मैं एक चीज आपको शो करने लगा हूं। ये पीटीसीएल की बैलेंस शीट और ये यूफोन की बैलेंस शीट। ये पीटीसीएल की बैलेंस शीट और ये यूफोन की बैलेंस शीट। इसमें आपको नजर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे एसेट्स। अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि ये एसेट्स जो हैं वो करंट है या नॉन करंट है, इस बहस में जाए बगैर। अच्छा, ये इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनके दरमियान में लाइन भी लगा सकता हूं। ये पीटीसीएल का अकाउंटेंट लाहौर में बैठा होगा और लाहौर में बैठ के पीटीसीएल का अकाउंटेंट कराची की तरफ बैक करके अपने अकाउंट्स बना रहा होगा, और जो कराची में जो यूफोन का अकाउंटेंट बैठा होगा वो अपनी बैक लाहौर की तरफ करके अपने अकाउंट्स एक सुई से बना रहा होगा, ताकि एक दोनों के कामों में इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर? पीटीसीएल के अकाउंट्स में नजर आ रहा होगा डेटर सरासिफ ने इंटरनेट का बिल नहीं दिया इस महीने का। पीटीसीएल के अकाउंट्स में नजर आ रहा होगा सरासिफ ने इंटरनेट का बिल नहीं दिया इस महीने का। डेटर, सरासिफ, डेबिट, और भी डेटर्स आ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल एक डेटर में ले लेता हूं 7। ओके, अच्छा, इंटरनेट यूज कर रहे हैं घर में। यूफोन के भी एसेट्स बनाने आपने बना ले। यूफोन के एसेट्स के अंदर डेटर्स में नजर आ रहा होगा कि इंजमाम ने पोस्ट पेड बिल पे नहीं किया 3 रुपए का, पोस्ट पेड बिल पे नहीं किया 3 रुपए का, तो यूफोन इंजमाम से कह रहा होगा पैसे दें। पीटीसीएल, ये इनके अपने अपने डेटर हैं, जाती डेटर हैं, ये इनके जाती डेटर हैं। क्लियर? ओके, अच्छा जी, अब एक लाइन और आ रही होगी, वो जरा आपने फोकस करके समझनी है। लोन रिसीवेबल फ्रॉम यूफोन 5 रुपए। अब यूफोन के बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आ रही होगी। नहीं, बैंक से लोन नहीं लिया हुआ यार, प्लीज। लोन पेएबल टू पीटीसीएल, कितना? 5। ये किन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है? दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। अब आपसे सवाल,
और लाख रुपए का मुफ्त सवाल, लाख रुपए का मुफ्त सवाल। अब ये जरा आपने सवाल का जवाब देना है कि आपके ख्याल से जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा इनकी, आपके ख्याल से जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा, थोड़ा सा सोच लें कंसोलिडेशन में क्या चीजें मौजूद रहनी चाहिए और क्या चीजें मौजूद नहीं रहनी चाहिए। अगर कंसोलिडेशन करते हुए मैंने स्टेप 4 को गौर से पढ़ा है, तुम दोनों तो एक ही हो, तुम दोनों तो एहसास कर लो शादी हो गई है, शोहर बीवी तुम दोनों एक ही हो। शोहर आज के बाद ये ना कहना बीवी से पैसे लेने, तो नहीं भाइयों वाली बात दो, भाइयों वाली बात तो इन दोनों को अगर हम क्या एज्यूम करें, बोलें सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। तो ये अगर मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाऊं, ये डायग्राम पूरे सिनेरियो की आप जरा इसको एंजॉय करेंगे। ये पीटीसीएल है, ये सब्सिडरी है यूफोन, क्लियर? ऊपर देखते हैं, ये पीटीसीएल है, सब्सिडरी है यूफोन। अच्छा, इसकी किताबों में उधार रिसीवेबल आ रहा है कितने रुपए? हाँ, ऑनलाइन मेरे को नजर नहीं आ रहा, बता दें, कोई मसला नहीं। इसकी किताबों में उधार रिसीवेबल आ रहा है 5, और इस उधार के लिए ये किसको घूरी मार रहे हैं? सब्सिडरी को। जैसे ही सब्सिडरी पास से गुजरती है तो पेरेंट कहते हैं तूने मुझे 5 रुपए वापस करने हैं। सब्सिडरी कहती है हाँ 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 मैंने भी वापस करने हैं, मुझे भी एहसास है इस चीज का। लेकिन ये बातें ये तब करेंगे जब हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, जब हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, तब तो ये बातें हमें जेब देती हैं, ये नाजेबा महसूस नहीं हो रही जेब, तब तो ये बातें हमें जेब देती हैं। लेकिन अच्छा, इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, ये तो इनकी और इनकी आपस की बात है ना। इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, इसने सरासिर से पैसे भी लेने हैं, इसने सरासिर से पैसे भी लेने हैं, और ये कुछ और है मोहतरम, ये डेटर्स हैं, और इसने इंजमाम से पैसे भी लेने हैं। जब हम कंसोलिडेशन करने लगेंगे, हम कहेंगे हटा दो दीवारें, हम कहेंगे हटा दो दीवारें, हटा दो दीवारें, और तुम दोनों तो एक ही हो। अब ऐसी बातें ना करो कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब ऐसी बातें छोड़ दो, अब थोड़े बड़े हो जाओ, ऐसी बातें छोड़ दो। लेकिन मोहतरम जब तक दीवार बनी हुई थी और ये दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, तो तब तक इससे रिसीवेबल कहना चाहिए और इससे क्या कहना चाहिए? पेएबल। क्योंकि देखें, याद रखने के लिए जरूरी भी होता है ना, ऐसे तो नहीं ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे को लोन दिए जाते, याद रखने के लिए ट्रांजैक्शन सेपरेट बुक्स में इसकी पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल आ रहा होगा लोन, और इसकी किताबों में पेएबल आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट। लेकिन अगर हम इन्हें कह दें तुम दोनों क्या हो, तो यार एक हो का मतलब ये तो नहीं कि पीटीसीएल ने जरासी से पैसे नहीं लेने। इसको हम कहा करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड, हम दोनों के अलावा बाकी सारे, यही कहा करेंगे ना। इसको हंसियां छूट रही हैं, तो इनको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड कहा करेंगे, सरासिफ, इंजमाम, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनसे पैसे लेंगे। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं तो फिर तो, और इसको वैसे ना आप कॉन्ट्रा एंट्री भी शायद कहते थे, जब कंसोलिडेशन हो जाए तो फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री जरूरी है, आपस की कैंसलेशन होनी चाहिए। इसको आईएफआरएस 8 से मिक्स ना करें कि उधर भी आपस की सेल हो रही थी, कैंसिल कर रहे थे। बहरहाल जो भी है, ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। आईएफआरएस 8 में सिंगल एंटिटी थी, तो ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। लेकिन जब हमने मान लिया कि ये सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, तो फिर जब ये कंसोलिडेशन की, हाँ, बिफोर कंसोलिडेशन लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल नजर आने चाहिए। आफ्टर कंसोलिडेशन ये क्या बन जाएंगे? सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। फिर इनकी किताबों में लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स अब मैं आपके सामने बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। लेकिन इनके से पहले एक मुझे पेपर में वर्किंग करनी पड़ेगी, वो जर्नल एंट्री एक होगी, और वो जर्नल एंट्री मैं करूंगा एक वर्किंग में। वो वर्किंग मैं इधर कर लूं, वो मेरी मर्जी है, जहां मर्जी कर लूं। तो मतलब ये नहीं को मैं पैटर्न नहीं बना रहा चीजों का, मैं एक वर्किंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो साइड पे कहीं मैं कर लेता हूं वर्किंग। अबू बकर बस यहां से लेके ना यहां तक कवर करना है, कोई जरूरी नहीं उधर वाला। अच्छा, वर्किंग में ना मुझे एक जर्नल एंट्री करवानी है कॉन्ट्रा की। अगर किसी बच्चे को आती है क्लास में तो करवा दे एक जर्नल एंट्री। जब कंसोलिडेशन करने लगे तो शोहर को कहें, पीटीसीएल शोहर, यार
पैसे ना ले, बीवी कहेगी हाँ मैंने कौन से देने थे। लेकिन ये कंसोलिडेशन करते हुए, ये क्या करते हुए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये आएंगे और याद रखिएगा ये लोन वापस भी होंगे। लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए तो हम घर की बात घर में खत्म कर दें, लोगों को ना बताएं शौहर बीवी ने आपस में कितने पैसे लेने देने हैं, इसको बाहर ना जाने दें बात को, तो घर की बात को दबाने लगे हैं हम। अच्छा सोच के बताएं, इसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहे हैं। अच्छा आज तक आपने कभी अकाउंटिंग में ऐसी एंट्री नहीं की कि एक की किताबों से एसेट पकड़ा हो और दूसरे की किताबों से लायबिलिटी पकड़ी हो और उनको कैंसिल किया हो। वो कॉन्ट्रा एंट्री भी एक ही बंदे की किताबों में होती थी। आज एक कंपनी की किताबों से हम क्या पकड़ने लगे हैं, रिसीवेबल्स, और दूसरी कंपनी की किताबों से, और भाई इसलिए कि हम एक तीसरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड। इससे पहले मेरे हाथ में जो थे वो सेपरेट अकाउंट्स थे, अब ये कौन से अकाउंट्स हैं? तो इन दोनों में रिसीवेबल पेएबल नजर आते रहेंगे, लेकिन मेरे हाथ में जो नीचे वाली किताब है वो जब मैं यूजर्स को बना के दूंगा तो इनमें वो रिसीवेबल पेएबल नजर नहीं आएंगे। तो कैंसिल करने के कोई एंट्री जरा सोचें, इसे कहें तुम रिसीवेबल खत्म करो, रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 5 से, और इसे क्या कहो तुम पेएबल खत्म करो। ठीक है, ऐसे नहीं करना पेपर में सेपरेट से काटने लग जाए, बस खत्म हो गया इस एंट्री के जरिए। आप बता दें बच्चा क्या जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जाए। अब मैं आपके सामने क्या बनाऊं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या थी, ये तो अपनी अपनी एसओएफपी थी ना, अब क्या बनने लगी है, ये क्या थी, एसओएफपी। सेपरेट थी या कंसोलिडेटेड थी? अब मैं किसकी तरफ मूव करने लगा हूं, कंसोलिडेटेड की तरफ। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में हिम्मत करके मुझे बता दें डेटर आएंगे। लेकिन यार एक बार याद रखिएगा, कंसोलिडेशन में ना हम सारी चीजें जमा करके शो करते हैं। तो शोहर के डेटर 7, बीवी के डेटर 3, दोनों के डेटर बस। तो अब बता दें 5 कहां गया, 5 कहां गया, 5 कहां गया, ओ बोले बोले ओ इधर देख, 5 कहां गया, उड़ गया उड़ गया। ये तो आपस की बातें थी, कंसोलिडेशन करते हुए ये बातें जेबा, अगर 5 इधर आ गया तो ये नाजेबा है। हमने जेब देने वाली बातें करनी है, क्लियर? तो ये आज कंसोलिडेशन की हमने पहली एडजस्टमेंट कर ली है। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नंबर 1, आपस का आपस का रिसीवेबल कम कर दो और आपस का पेएबल भी। जब आपस के रिसीवेबल पेएबल कम हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपस के रिसीवेबल पेएबल 0 हो गए। अच्छा वैसे आप ये एग्री कर रहे हैं कि इन दोनों ने इनसे पैसे लेने हैं, ये वैसे एग्री कर रहे हैं? अगर इन दोनों को मैं एक भी मान लूं, इन दोनों ने एक्सटर्नल वर्ड, मैं और तुम और बाकी सारे, तो बाकी सारों से इन्होंने पैसे लेने हैं। हमने सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन कैंसिल की है, आपस की ट्रांजैक्शन। और अगर आप ये कह दें कि 7 रुपए को बढ़ा दें तो सारा से खुश, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार कि पीटीसीएल सरासे से पैसे छोड़ दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा यार, पीटीसीएल यूफोन से भी पैसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पीटीसीएल ने यूफोन के कोई 80% शेयर्स बाय किए हुए हैं, बाकी शेयर होल्डर्स भी हैं। पीटीसीएल इतना अच्छा नहीं है पैसे छोड़ेगा। बगैर आज ये दूसरी डिस्कशन की तरफ मैं निकल गया, 80% की परसेंटेज जाने वाली थी। क्या पीटीसीएल ये पैसे जरूर लेगा, लेकिन जिस वक्त हम क्या करने लगेंगे, कंसोलिडेशन, जिस वक्त हम क्या करने लगेंगे तो इन दोनों को क्या समझ लेंगे, एक समझ लेंगे। और फिर कंसोलिडेशन करते हुए ना आपस के रिसीवेबल आएंगे और ना आपस के, हाँ पीटीसीएल तुमने सब्सिडरी के अलावा किसी से पैसे लेने हैं, वो मैंने लेने हैं, वो लिख लो। यूफोन तुमने पीटीसीएल के अलावा किसी और से हाँ मैंने लेने हैं पैसे इंतजाम से, वो लिख लो, वो लिख लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्लियर? तो इसको हमने कैंसिल नहीं करना, इसको कैंसिल किया है, उसका नाम हम रखा करेंगे कैंसिलेशन। आपस की ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है या एलिमिनेट हो रही है। तो आज को होमवर्क 5 मिनट का है, एमसीक्यूज करने हैं आपने आईएफआरएस 8 के। चलो जी आज बस ठीक है होगा।